बोलिए आरशी। Sir, good afternoon, sir. गुड Good evening. आफ्टरनून, गुड इवनिंग। Yeah. बोलिए। Sir, actually मेरा कुछ certain doubts था जो मतलब आपके YouTube lecture से उतना clear नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ I can have a personal interaction. Sir, मेरा ना actually I'm a student of 19B batch. तो मेरा दिक्कत ये है सर कि आपने बोला ना कि वॉल्यूम में जो आपने क्लास में कराया है वी हैव टू गो थ्रू दैट, तो हमको मतलब गो थ्रू वाला चीज़ समझ नहीं आ रहा है सर, क्योंकि डीजीबी में हम समझ गए कि उसमें मटेरियल और एमटीपी आरटीपी वगैरह रहता है, बट सर वॉल्यूम में ऐसा कौन सा मतलब अगर क्वेश्चंस होता जिसको हमको रिटन प्रैक्टिस करना है मतलब प्रॉपर्ली, तो उससे आई थिंक बेटर होता, क्योंकि गो थ्रू करने से अगर बाई चांस एग्जाम में वो आता है सम वो वॉल्यूम से, सर आई विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट इट, मतलब 60% भी शायद करेक्ट नहीं हो पाएगा सर। आपका कब एग्ज़ाम ड्यू है? सर मेरा मतलब ड्यू मई 22 में है, बट सर अगर ऐसा अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो सर नहीं देंगे एग्जाम। देखिए, गो थ्रू मतलब क्या होता है? गो थ्रू मतलब उसको देखना है, उसका जो सम्स है वैसा सिमिलर सम्स अब आने का चांस कम है, मतलब इट इज़ वेरी वेरी ब्लीक कि वो क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन आएंगे वो अब जो हमारे डीजेबी बुक्स में जो क्वेश्चन है वही आएंगे, तो आपको जो प्रैक्टिस करना है वो सब डीजेबी बुक से ही करेंगे। इसीलिए आपको बोला कि वहाँ पे खाली पलट लीजिए और प्रैक्टिस जितना डीजेबी में है वही करिए। पलट लेना मतलब और मैं बोल रहा हूँ एक मिनट, फिर 19B का जो बैच में जो सम्स हुआ था, जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो अपने आप डीजेबी बुक में भी कवर्ड है। सो टफ है बहुत सम्स वॉल्यूम वाला, और डीजीबी वाला कंपैरेटिवली सिंपलर होता है, ये चीज़ हम ऑब्जर्व किए हैं। अगर हम मेरा ट्रैक उस चैप्टर से बहुत टाइम के लिए लूज हो गया है, एंड देन अगर हम वो वॉल्यूम का क्वेश्चंस को देखे बिना हम नहीं गए डायरेक्टली डीजेबी में जाएंगे तो डीजेबी हमको थोड़ा टफ लगने लगता है। तो हम क्या करते हैं ना सर, हम वॉल्यूम पकड़ते हैं और वॉल्यूम को करते करते हमको लगता है नहीं ये सब हमसे नहीं हो पा रहा, हैव टू राइट इट, और हम लिखते भी नहीं और हम बस देख रहे और फिर हम डीजेबी में जाते हैं सर, वो जो एक चैप्टर को रिवाइज करने का टाइम है ना वो बहुत एक्सटेंड हो जाता है और चैप्टर का सिलेबस ह्यूज लगने लग जाता है। तो सर ये बहुत टाइम से रिअकर हो रहा है, क्योंकि मेरा क्लासेस 19B मतलब जैसे मेरा एग्जाम ओवर हुआ रिजल्ट आया हम डायरेक्टली कॉस्ट थे, क्योंकि सर एक्चुअली मेरे को CFA का एग्जाम देना था, तो आई अटेम्प्टेड CFA का एग्जाम, सो वो एक गैप अराउंड 10 मंथ्स का कोविड वगैरह की वजह से भी सर आई वाज लाइक मतलब थोड़ा प्रॉब्लम था, तो 10 मंथ्स मतलब पूरा ट्रैक लूज हो गया। CFA पढ़ रहे थे तो मेरा SFM और ये कॉस्टिंग का बहुत मतलब पूरा ट्रैक लूज हो गया। नाउ आफ्टर CFA हम ट्यूशन स्टार्ट किया, हम ये लाइक गो थ्रू करे सर, हम मॉक टेस्ट भी दिए एक जगह SFM और ये SCMP का, तब भी हमको लगा कि मतलब एग्जाम जैसा नहीं हो पा रहा है, ये हम कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं आप कुछ और रहा है, मेहनत हो रहा है मगर राइट मतलब कहाँ पे एग्जैक्टली फोकस करके अच्छे से प्रिपेयर करना है वो चीज़ में कहीं प्रॉब्लम हो जा रहा है। आपका प्रॉब्लम तो थ्योरी में हो रहा होगा ना कि प्रैक्टिकल में हो रहा है? सो प्रैक्टिकल में हो रहा है, थ्योरी हम कैसे भी थोड़ा बहुत हमको मतलब प्रैक्टिकल में लग रहा है, क्योंकि या तो आ रहे या पार है प्रैक्टिकल, थ्योरी में कुछ भी मतलब लिख के ठीक है तो लग ऐसे नहीं होता। आप रुकिए, पहला क्वेश्चन आता है, जो प्रोसेस है वो वही है। पहले आपको जो क्लास में आपने मेहनत से पढ़ा है आप उसको गो थ्रू करेंगे ही करेंगे, ठीक है। गो थ्रू करने इसलिए बोलते हैं कि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। आप अगर ये सोचेंगे मेरे से नहीं होगा तो आपका अटक जाएगा गाड़ी, क्योंकि आपको डीजेबी में जाके जो टाइम देना है वो नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो डीजेबी के लिए टाइम नहीं बचेगा। यही हो रहा है। तो आपको गो थ्रू ही करना है और डीजेबी में ही सम्स को करना है, और डीजेबी में बहुत सारे सम्स ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट नया नया डाल देता है और उसका कोई कॉन्सेप्ट पहले से डिस्कस नहीं है, वो सम्स करके ही समझ में आता है कि अरे इसमें कुछ नया बात था। सर ऐसा था। तो उन सम्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उससे मेरा सब कुछ हो जाएगा। उससे जो मैचिंग है वो वाला चीज़ तो हो जाएगा, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो तो आपको कैचअप करना ही पड़ेगा। उन सम्स को मार्क करके रखना पड़ेगा कि ये सम्स में नया कुछ सीखने को मिला।
तो ये सम्स मेरे को फिर से करना है कि एग्ज़ाम में वैसा कुछ वापस आए तो आप कर पाएँ। मतलब आप जो नोशन डाल रखे हैं वो नोशन से पढ़ाई नहीं हो पाएगा। पहले अगर आप अपना बैच का ही चीज़ को करने लग जाओगे तो डीजेबी के लिए टाइम कम हो जाएगा। और डीजेबी में आपको ये मान के चलना है कि नए नए चीज़ आएंगे, तो नए नए चीज़ आएंगे तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। और एक सजेशन देंगे कि आप अभी डीजेबी में जो जो नए क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमने अभी एक रिवीजन सिस्टम चलाया था। आपने उसकी क्लास की है आपने यूट्यूब में? सर एक्चुअली हम सेल्फ स्टडी लगा कि सेल्फ स्टडी पहले करेंगे फिर रिवीजन में जाएंगे तो बेटर, क्योंकि क्लास कर करके मतलब हमको खुद से करना है, खुद से कॉन्फिडेंस लेकर आना है सर। नहीं, इसमें क्या पॉइंट है, देखिए हर एक चीज़ का क्राइटेरिया है कि जो क्लासेस अभी कराई गई थी रिवीजन सिस्टम में वो हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप उसको नॉमिनल चार्ज पे अवेल कर सकते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो बैच ख़त्म हुआ था उसके बाद जितना भी इंस्टीट्यूट ने कुछ कुछ नया नया डाला, चाहे सम्स में चाहे थ्योरी में, वो सब भी उसमें कवर्ड है। तो आप जो अपने से पढ़ते हो ना पहले कि ये चैप्टर में क्या क्या है, वो अगर आप वहाँ से सुन लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना चीज़ नया है जो हम लोगों का पहले से मुझे पता ही नहीं था। उसको पूरा सुनने के बाद आप जब सम्स में जाओगे तो आपको सम्स थोड़ा सा जाना पहचाना लगेगा, ज़्यादा जाना पहचाना लगेगा डीजेबी का सम्स, क्योंकि आप जब 19B का क्लास लिया और आज 21B का बात आ गया तो 2 साल हो चुका है। 2 साल में इंस्टीट्यूट ने काफ़ी कुछ ऐड कर दिया। तो आपको अप टू डेट वाला रिवीजन क्लास लेना पड़ेगा। उससे पहले आप अपने आप को अप टू डेट करेंगे, उसके बाद हर दिन रिवीजन क्लास में वो रिवीजन सिस्टम हमने बनाया था कि हर दिन क्लास करने के बाद आपको गूगल फॉर्म का एक्सेस दिया जाता है। उस गूगल फॉर्म में आपको जो जो आपने पढ़ा उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और वो क्वेश्चन का आंसर आपको उसी गूगल फॉर्म में टाइप करना है। जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का जो रिकमेंडेड आंसर है वो देखने को मिलेगा। इवैल्यूएट नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इवैल्यूएट हो जाएगा, बट बड़ा बड़ा जो क्वेश्चंस है वो इवैल्यूएट आपको खुद करना पड़ेगा। तो आपको कीवर्ड्स कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ गड़बड़ हो रहा है, वो सब आपको थोड़ा थोड़ा नोटिस में आएगा। तो जो गैप अभी आपको मे बी हो सकता है 50% 60% लग रहा है, वो गैप कम होकर सीधा 20-30% पे चला जाएगा। तो सर मतलब कि हमको आप जो बोल रहे गो थ्रू मतलब कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करना है या सम्स को गो थ्रू करना है? कॉन्सेप्ट्स को करिए और सम्स आपने जो मार्क किया वो उसको कर लीजिए। आपने तो ट्रिक्स मार्क किया होगा ना, सम्स का ट्रिक्स मार्क किया हुआ होगा, बस ट्रिक देखिए, ये क्वेश्चन था, ये ट्रिक है, क्वेश्चन था, ये ट्रिक। सारा सम्स का देखना जरूरी नहीं है, देखिए, क्योंकि उसमें से अगर सारा देखेंगे तो भी क्या होगा, कुछ कुछ डीजेबी में आ जाएगा तो वहाँ पे मेहनत कम हो जाएगा। और मैंने तो बोला है कि आप क्लास नोट्स पढ़ो और डीजेबी बुक में घुस जाओ सीधा। क्लास नोट्स पढ़ो और डीजेबी। मतलब हमको ना सिर्फ क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या मतलब पढ़ना क्या। क्लास नोट्स पढ़ो और डीजेबी में घुस जाओ हर चैप्टर का। सर रीड करना है क्लास नोट्स को? क्लास नोट्स में तो जो है एग्जाम्पल वगैरह वो तो करना ही पड़ेगा। रीड करना मतलब वो तो समझ में आना चाहिए ना आपको कि उसमें क्या लिखा हुआ है। क्योंकि सर जैसे रेलेवेंट कॉस्टिंग में बहुत, जैसे लास्ट का जो कुछ क्वेश्चंस था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, जो और जब डीजेबी में बहुत डिफरेंट है। अरे तो डीजेबी में देखो क्या होता है ना, आप लोग वैसे जो जज करते हो गलत है। होता क्या है, डीजेबी में और भी सम्स ऐड होते रहते हैं। इंस्टीट्यूट ने अभी तक नहीं डाला, आप जब तक देख अभी आप लास्ट अभी और अब डीजेबी अप टू डेट देखोगे उसमें सम्स ऐड हो जाएंगे। अभी इंस्टीट्यूट ने 8 नए क्वेश्चन निकाल दिए, 8 से 9 क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में 1 महीना पहले। तो उसमें फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन ऐड कर दिया जो मैंने कब का कराया वो उस मैट में। तो आप ये सोचोगे वो बहुत डिफिकल्ट है और ये बहुत इजी है, वो सब नहीं होता। जो पढ़ाया है वो रेलेवेंट है। अब आपको पढ़ना सारा ही है, ठीक है। अब आप बोलते टाइम कम है मेरे पास, तो आप क्लास का जो सम्स है उसको छोड़ के डीजेबी में घुस जाइए, तो रेलेवेंट सम्स ही होगा ना आपका। क्लास में जो करा है उसको छोड़ दीजिए आप। डीजेबी को एकदम रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे मतलब मेरा वर्क करेगा। हाँ उसमें लेकिन नए नए क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपके क्लास में नहीं किए हुए हैं, क्लास नोट्स में उसके बारे में जिक्र भी नहीं हुआ है।
तो उसको मार्क करके रखना पड़ेगा, उसका लर्निंग को इकट्ठा करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रिवीजन सिस्टम को एक बार अवेल कर लो, उसके क्या होगा, वो नयापन का डर कम हो जाएगा। सर ये जो आपने अभी 20 क्लासेस का एक रिवीजन लिया था, आई थिंक वो वाले रिवीजन लेक्चर्स राइट? नहीं, 12 दिन का हुआ था ये। 20 वाला पुराना हो गया, 12 दिन का भी लेटेस्ट। ओके सर, ठीक है। एंड सर जैसे कि मतलब और सर ये क्या बोलते हैं सर, मतलब अभी जैसे इंस्टीट्यूट का ना सर बुक्स आया नहीं है May 22 के लिए ऑनलाइन, मतलब पीडीएफ्स अवेलेबल है मगर परचेज नहीं कर सकते, वो लोग अभी तक सेल नहीं कर रहे बुक्स को। तो सर हम क्या पुराना बुक्स ले सकते? वो सर मतलब सारे सब्जेक्ट के लिए ये क्वेश्चन है मेरा। नया लेना चाहिए, लेटेस्ट। तो जेरोक्स करा लीजिए, प्रिंट आउट करा लीजिए कहीं से। तो सर वेट करिए फिर नए मटेरियल का वेट करिए या फिर प्रिंट आउट मार दीजिए कहीं से, कहीं जेरोक्स होता होगा ना। सी, ये सब माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। पहला सैलरी विल रिकवर एवरीथिंग। बहुत से निकल जाए, टाइम बचाइए, टाइम इज प्रीशियस। टाइम वो बात तो सही है सर, एक्चुअली इतना ज़्यादा मतलब इररेलेवेंट एफर्ट हम कॉस्टिंग में सर दे चुके हैं ना, ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से मेरा बाकी सब्जेक्ट सैक्रिफाइस हो गया। तो अभी आपको जो गाइडेंस मिला उससे कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ सर, ये आप मतलब आप जो बोले ये चीज़ आप वीडियो में भी बोले थे। क्या बोला मैंने अभी, आपने क्या समझा, समराइज कर दीजिए। आपने बोला है कि बुक्स ये जो गो थ्रू करना है सारा कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद डीजेपी में जाना है और बेसिकली डीजेपी का ही वही है जिसको अच्छे से प्रैक्टिस करके गो थ्रू करना है और उससे ही पढ़ना है। और डीजेपी में नया सम्स भी आएगा, उसको भी मार्क करके रखना है। सर अप टू डेट डीजेपी ले ले और या अप टू डेट वाला ले लीजिए। और सर वो जो आपने एक सेवियर था वो भी ले ले। हाँ, अप टू डेट वाला ले लीजिए। आप वो रिवीजन सिस्टम ले लीजिए, उसमें दोनों बुक साथ में आएगा। ओके सर आपको वहाँ पे कॉल किया था, वो लोग ऐसे कुछ बताया ही नहीं, हम उनसे एक बार कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ। एंड सर आपने ना ओल्ड सिलेबस का भी कुछ क्वेश्चंस बोला था सर, उसका अभी उसका करने का दरकार नहीं है, ठीक है। एंड सर मतलब ये सब जो डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है सर, ये सारा जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी मतलब वॉल्यूम में बहुत इलाबोरेट और डीजेपी में भी बहुत इलाबोरेट है। तो अगर हम डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग टच भी नहीं किए सर वो वाला करना पड़ेगा। तो सर हम मतलब उसके लिए हम सर डायरेक्टली डीजेबी यूज़ कर ले, क्योंकि डिफरेंट ट्रांसफर प्राइसिंग दोनों में सेम है, इनफैक्ट डीजेबी में ज़्यादा है। हाँ इसीलिए सर तो करना तो पड़ेगा ही ना। देखो आप समझ नहीं रहे हो, आपको वाया जाना एक ही जगह है, वाया मेरे मॉड्यूल के जाओ या डायरेक्ट जाओ, बात एक ही है, कवरेज पूरा आएगा ही, ठीक है। सो वॉल्यूम में कुछ नया रहता है ना, तो आप बोले कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जो वॉल्यूम में है, मगर वॉल्यूम मतलब सर वॉल्यूम मतलब जो क्लास में कराया वॉल्यूम 1। हाँ, तो उसमें कुछ एक्स्ट्राज हैं, बस ये मिस ना हो जाए इसलिए हमको लगता है कि तो मिस कैसे होगा, वॉल्यूम में तो एक्स्ट्रा है। वॉल्यूम प्लस डीजेबी इज टोटल स्टडी, खाली डीजेबी इज ऑल्दो ओके, वॉल्यूम प्लस डीजेबी में मतलब सब कुछ हो गया, कंफर्ट जोन आ जाएगा। सर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो थोड़ा सा मतलब बहुत डिफरेंट है जो डीजेबी में है, तो उसको क्या वॉल्यूम वाला जो आप जो क्लास में कराए है सर, तो उसको भी मतलब प्रॉपर्ली हर चीज़ को गो थ्रू करना ही पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, तभी कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। सो तब भी ऑन एन एवरेज एक चैप्टर के लिए आप कितना टाइम देंगे गो थ्रू के लिए, मतलब सर? सी ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप 12 दिन वाला रिवीजन क्लास लो, उसको 14 दिन में ख़त्म करने का टारगेट रखो, 2 वीक, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। 14 डेज अगर पूरा दिन कॉस्टिंग पड़ेगा तो पूरा दिन जी, अगर आप 2-2 घंटा पढ़ेंगे तो वो महीना भर भी खत्म। पूरा दिन अगर आप कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो 14 डेज का। सर जैसे अभी हम ना अराउंड 4 आवर्स ट्राई करते हैं कि हम कॉस्ट को पढ़े, तो अभी तो आपका सारा क्लासेस खत्म हो गया क्या? नहीं सर, एक बाकी है। पहले आपको सारा क्लास खत्म करना चाहिए,
स्टेप नंबर 1 वो है। उसके बाद आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि मेरा आने वाला 6 महीना का रिवीजन शेड्यूल क्या होगा, जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए मेरे हिसाब से पहला रिवीजन में 2 वीक मिलेगा आपको, सेकेंड रिवीजन में 7 डे मिलेगा और थर्ड रिवीजन में आपको 3 दिन मिलेगा। ऐसा आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आप अगर अभी क्लासेस खत्म नहीं करेंगे, नया रिवीजन में चालू कर देंगे, तो हर समय लगेगा कि मैं यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, माइंड पजल होते रहेगा। पहले क्लासेस एकदम फटाफट खत्म करो, फिर एक शेड्यूल बनाओ और उसके हिसाब से पढ़ो। इतना टेंशन लेने का कुछ नहीं हर चीज़ में, इसमें सिर्फ सिंपल सा चीज़ है कि आपको पहले क्लास खत्म करना है, पूरा माइंड को फ्री करना है कि अब मेरे को फिर रिवीजन करना है हर सब्जेक्ट का। अब रिवीजन के लिए हर सब्जेक्ट के लिए मान लीजिए आपके पास 5 मंथ्स बचता है, तो 5 मंथ्स में यू हैव टू डिवाइड इट बाय 8, ओके। सो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ डेज विल कम फॉर वन सब्जेक्ट एंड नाउ दैट नंबर ऑफ डेज हैज टू बी गिवन इन द रेशियो 4:2:1। पहला बार सबसे ज़्यादा, उसका आधा सेकेंड बार और उसका आधा थर्ड बार। तो इस तरह से आपका एक शेड्यूल बनेगा। अब उतना दिन में एक सब्जेक्ट को खत्म करना है। अब वो आप नहीं सोच सकते कि मेरा जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। ये सीए फाइनल है, वो कॉन्फिडेंस को डिफाइन आपका मॉक टेस्ट करेगा, मॉक टेस्ट से आप लर्न करोगे। तो पहले खत्म करना होगा, फिर मॉक टेस्ट देना होगा, उससे समझ में आएगा कि कहाँ पे लैक्यूना रह गया, फिर वो लैक्यूना से वापस अपना जो छूट गया। तब तो टाइम ही नहीं बचेगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप कहाँ रहते हो? सर बालीगंज में रहते हैं। आप एक दिन इंस्टीट्यूट आके समझ लीजिए सारा अपना, ठीक है? आपके पास सर? जी, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं माइंड में, इधर उधर। मतलब यू आर नॉट स्पेसिफिक कि मेरे को यही क्वेश्चन है और यही आंसर है, कि आपके माइंड में ना बहुत सारे इधर उधर क्वेश्चंस चल रहे हैं। सर एक्चुअली लाइक सो फार हमको हमेशा कॉलेज तक एक पर्सनल मेंटोरिंग था, बट हमको एक प्रोफेशनल मेंटोरिंग सीए के लिए मतलब पता नहीं मिल नहीं पाता है या कुछ, तो हम ना हमेशा दिक्कत हो जाता है कहीं ना कहीं से। हमको लगता है कि मेरा एफर्ट डायरेक्ट मतलब राइट जगह पे प्रॉपर्ली यूज नहीं हो पा रहा है। आपके लिए एक सजेशन है, हम लोग अभी एक नया मेंबरशिप चालू किए हैं, सीए फाइनल मेंबरशिप, ठीक है? मैं अपने ऑफिस से किसी को बोलता हूँ, आपको कनेक्ट करके पूरा समझाएंगे। अगर आप मेंटोरिंग प्लस और भी उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप उसमें आना चाहते हो तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। हालांकि हम लोग एक वर्कशॉप के लिए आपको कॉल भी किए थे, आप उसमें आए नहीं थे, शायद आपके पास अपडेट नहीं गया था। सर एक वर्कशॉप लाइक संडे को सर हुआ था, तो आपको आना चाहिए था ना, आप आए क्यों नहीं? सब्जेक्ट्स कर रहे थे। तो वही तो बात है, और फिर कॉस्टिंग को लेकर टेंशन पाल रहे हैं। आना चाहिए ना, जब चला के कोई भेजा है तो उसमें एक्शन लेना चाहिए था। चलो मैं आपको अपने ऑफिस से बोलता हूँ कि आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे पूरा, हाँ? फिर अकॉर्डिंगली अपने फिर से बात करें। थैंक यू सर। ओके।